नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ वाराणसी। आज हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है, अर्थात प्रथम अध्याय का नाम है शरीर। शरीर के अंतर्गत हम लोग कहीं ना कहीं दोषों की व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं कि शरीर अर्थात क्रिया शारीर या आयुर्वेद शास्त्र में दोष का क्या अर्थ होता है या दोष की परिभाषा किस तरह से दी गई है। तो एग्जैक्ट दोष किसे कहेंगे, अक्सर बार बार आपसे पूछा जाता है कि दोष का अर्थ बताइए। तो हम लोग सिंपली एक आध दो वर्ड बोल के रुक जाते हैं और फिर उस पर अगेन उसके अगेंस्ट क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो फिर हम लोग उसमें फंस जाते हैं, प्रॉपर रूप से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। आइए देखते हैं दोष का जो स्वरूप है या जो दोष को कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद में दोष को क्या बोला गया है, किस तरह से कार्य होते हैं, उसके कार्य के बेसिस पे क्या बोला गया है। तो यहाँ देखेंगे दोष नाम लेते ही कहीं ना कहीं जो हम लोग के दिमाग में आता है विकार अर्थात विकृति। दोष का नाम लेते ही कहीं क्या आता है कि कोई ना कोई विकृति आ गई, विकार हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत साहित्य है उसमें जो दोष का सामान्य अर्थ क्या है, विकार है। संस्कृत साहित्य में जो दोष का सामान्य अर्थ विकार है अर्थात विकृति है। देखा लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में है, जैसे ही दोष का नाम लेने से हम लोग के दिमाग में वात पित्त कफ ये तीन दोषों का नाम आ जाता है। अगर संस्कृत साहित्य की बात करेंगे तो दोष का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ विकार अर्थात विकृति से लिया गया है। जबकि आयुर्वेद शास्त्र में जो दोष का सामान्य अर्थ क्या लिया जाता है तो उसको कहते हैं वात पित्त कफ। जैसे कहेंगे दोष तो दिमाग में आएगा वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ क्यों दोष कहे गए हैं इसके बारे में आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे सिद्धांत निदान और तत्वदर्शनी, यहाँ दो का रेफरेंस हम लोगों ने एक साथ दे दिया, दोनों में कॉमन चीजें हैं। सिद्धांत निदान और तत्वदर्शनी में क्या बोला गया है, दूषयंती मन शरीर च इति दोष है। अर्थात जो ये वातपित्त कफ है, ये वातपित्त कफ है स्वयं प्रकुपित होकर, दूषित होकर या अन्य कारणों से दूषित होकर या प्रकुपित होकर जब ये मन और शरीर को दूषित करते हैं, दूषयंती मन शरीर अर्थात मन और शरीर को दूषित करते हैं वात पित्त कफ, तब उसको दोष की संज्ञा देते हैं अर्थात उसे दोष कहते हैं। तो यहाँ बोला गया क्लियर कट कि जो वात पित्त कफ है स्वयं दूषित हो रहे हैं या अन्य कारणों से दूषित होकर या प्रकुपित होकर जब ये शरीर और मन को दूषित करते हैं, इसीलिए इसको दोष की संज्ञा देते हैं। तो दोष का मतलब जो दूसरे को दूषित करे, तो एक सामान्य अर्थ निकल के आता है। उसी हिसाब से देखेंगे आचार्य सारंगधर ने कुछ इसी तरह से बातें कही है, जो कि सबसे पहले शरीर दूसरा दोष है, जो कि अगर पूछे कि दोष क्या है तो शरीर दूसरा दोष है, ये दिमाग में तुरंत आता है। अर्थात जो वातपित्त कफ है प्रकुपित होकर शरीर को दूषित करते हैं, इसलिए इसे दोष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोष जो वातपित्त कफ या दोष की बात जो कर रहे हैं, सिंपली ये कह रहा है दूषित करने के कारण उसे दोष कहा गया है। लेकिन क्या सिर्फ दूषित करने के कारण उसे दोष कहा गया है, या इसका मतलब एक ही पैरामीटर है कि शरीर मन और शरीर को दूषित कर रहा तो उससे दोष कहेंगे? तो एग्जैक्ट अभी हम लोग उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग देखते हैं कि उसी वात पित्त कफ से हम लोग का शरीर का निर्माण होता है। अर्थात जब हम लोग देखते हैं कि वात पित्त कफ अपने नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, नॉर्मल स्टेज में होते हैं अर्थात प्राकृत अवस्था में होते हैं, तब ये क्या करते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हेल्थ होता है, हमारा स्वास्थ्य है, कहीं ना कहीं इसी वात पित्त कफ के साम्य अवस्था अर्थात प्राकृत अवस्था में रहने पर ही डिपेंड करता है। जब ये वात पित्त कफ जितना इसका प्रमाण शरीर में बताया गया उस प्रमाण में होते हैं अर्थात साम्य अवस्था अर्थात प्राकृतावस्था में होते हैं, तो हम लोग का स्वास्थ्य होता है। जब ये वात पित्त कफ शरीर को दूषित करते हैं अर्थात इनकी जो प्रमाण होता है, इनकी मात्रा थोड़ा सा घटती है बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ये शरीर को दूषित करते हैं। तो इसका मतलब अभी जो हम लोग परिभाषित कर रहे हैं सिर्फ दूषित करने की वजह से दोष है, ये अभी उतना सही नहीं है। एग्जैक्ट देखते हैं दोष की परिभाषा क्या है। देखते हैं, यह देखा जाता है, अब ये अल्टीमेट हम लोगों ने देखा कि शरीर को दूषित करने के कारण इसे दोष कहा गया है, चाहे सारंगधर ने बोला, चाहे सिद्धांत निदान और तत्वदर्शनी में देखा गया, दर्शनी में। बट ये देखा जाता है, सामान्यतः ये देखा जाता है कि वात पित्त कफ शरीर को प्राकृत अवस्था में क्या करते हैं, प्राकृत अवस्था में मतलब था अपने नेचुरल स्टेज में रहते हैं, अपने नॉर्मल प्रमाण में रहते हैं, तो क्या करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। धारण करने का मतलब ये है कि शरीर को स्वास्थ्य की कंडीशन में बनाए रखते हैं। लेकिन विकृतावस्था अर्थात जब ये विकृत होते हैं, प्रकुपित होते हैं, तो क्या करते हैं, शरीर का नाश करते हैं अर्थात शरीर को दूषित करते हैं। तो प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण अर्थात स्वास्थ्य, धारण करने का मतलब स्वास्थ्य की कंडीशन, धारण करने का मतलब स्वास्थ्य, और विकृतावस्था में शरीर को दूषित करना या नाश करना। विकृतावस्था में अर्थात अपने प्रमाण से ऊपर नीचे होते हैं तो शरीर को दूषित करते हैं, नाश करते हैं, तो ये देखा जाता है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक यहाँ पर एक त्रिदोष चर्चा परिषद हुई थी, मतलब दोषों की जो कल्पना थी, अर्थात दोष कहेंगे किसको,
तो एग्जैक्ट यहाँ पर एक कुछ विद्वानों ने यहाँ पर त्रिदोष चर्चा परिषद, ये रेफरेंस याद होना चाहिए। जब भी आपसे दोष पूछा जाए कि दोष क्या है, तो आप इन सब को बताने से पहले आप सीधे ये श्लोक या इसकी मीनिंग याद कर लेंगे, तो आपका 100% आपका जवाब सही होगा और अगेन उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे श्लोक की परिभाषा, मतलब श्लोक किस रूप में दिया गया है। श्लोक थोड़ा सा टफ है, अगर आपको याद हो जाए नहीं तो उसका मीनिंग हम बता देंगे। देखेंगे, सर्व प्राकृत कर्मसु, सर्व प्राकृत कर्मसु सर्वकर्तृक नियामकत्वे स अति स्वतंत्रेण दूषणशीलत्वम दोषत्वम तच्च वातादिषु त्रिसेव, अर्थात वात पित्त कफ 3 चीजें होती है, न अन्य अतो वात पित्त कफ एव दोषा, अर्थात ये जो बात कही गई है त्रिदोष चर्चा परिषद में कही गई है। तो दोष की सटीक एग्जाम्पल अगर परिभाषा देखें तो ये वाली बात है कि सर्व प्राकृत कर्मसु सर्वकर्तृक नियातम के स अति स्वातंत्रेण दूषणशीलत्वम दोषत्वम तच्च वातादिषु त्रिसेव न अन्यत्र तो दोष वात पित्त कफा एव दोषा। तो इसको हम लोगों ने वात पित्त कफ को दोष कहा है। तो देखेंगे इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ 4 पॉइंट ध्यान देना है कि दोष को परिभाषित करने में 4 पॉइंट मेनली होता है। तो पहले करते हैं कि इसको देखते हैं, अर्थात जिसमें देह अर्थात शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं कराने। तो देखेंगे सर्व प्राकृत कर्मसु, तो जो उसके प्राकृत कर्म होते हैं, जो शरीर के जो प्राकृत कर्म होते हैं, अर्थात दोष उसे कहेंगे, दोष उसे कहेंगे जो शरीर की सभी प्राकृत क्रिया, प्राकृत मतलब होता है नेचुरल, मतलब स्वाभाविक, जो शरीर की अर्थात देह की स्वाभाविक क्रियाएं कराने एवं मान लीजिए कोई क्रिया करा रहा है उस पर कंट्रोल भी तो जरूरी है। तो कह रहा है कि सर्व प्राकृत कर्मसु अर्थात शरीर की सभी प्राकृतिक क्रियाएं कराने एवं सर्वकर्तृक नियामकत्व, नियामक मीन्स होता है रेगुलेशन, तो नियामक मीन्स होता है रेगुलेशन, तो इसका रेगुलेट करना, जो भी क्रिया हो रही है इसको रेगुलेशन जरूरी है, रेगुलेशन अर्थात उस पर नियंत्रण, इसको बोलते हैं नियंत्रण, नियंत्रण रेगुलेशन मतलब नियंत्रण। तो जो कह रहा है कि सभी प्राकृतिक क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं कराने में एवं सर्वकर्तृक नियामकत्व अर्थात सभी जो प्राकृतिक क्रियाएं हो रही है उस पर नियंत्रण भी जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट कह रहेंगे जिसमें देह अर्थात शरीर की सभी स्वाभाविक क्रियाएं या प्राकृतिक क्रियाएं कराने एवं उन पर नियंत्रण रखने की सामर्थ्य हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वाभाविक क्रियाएं प्राकृतिक क्रियाएं कराए, साथ ही साथ उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो कह रहा है उन पर नियंत्रण रखने की सामर्थ्य हो, उन पर नियंत्रण रखने की सामर्थ्य हो। 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, इस पे तीसरा पॉइंट देखें प्रकृति निर्माण की क्षमता हो। तो हम लोग आगे देखेंगे प्रकृति का निर्माण जो होता है, प्रकृति अर्थात स्वभाव, हर एक व्यक्ति की, किसी की वातज होती है, किसी की पित्तज होती है, किसी की कफज होती है, किसी की वात पित्तज अर्थात द्वंद्वज होती है, किसी की सन्निपातज होती है। तो प्रकृति अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं ये दोषों की वजह से प्रकृति का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि प्रकृति निर्माण की क्षमता हो, अर्थात दोष ही जो होते हैं वो प्रकृति निर्माण करते हैं। तो ये कह रहा है तीसरा पॉइंट प्रकृति निर्माण की क्षमता हो और जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक देह को दूषित करने की प्रकृति हो, प्रवृत्ति हो। तो यहाँ देखेंगे चौथा पॉइंट आया है जो शरीर को दूषित कर रहा है, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक देह को दूषित करने की प्रवृत्ति हो, उसी को दोष कहा जा सकता है। तो 4 पॉइंट है। तो उसका पहला पॉइंट था कि सर्व प्राकृत कर्मसु अर्थात शरीर की सभी प्राकृत तथा स्वाभाविक क्रियाएं कराने में समर्थ हो। दूसरा पॉइंट है सर्वकर्तृक नियात्मक अर्थात जो शरीर की जो प्राकृतिक क्रियाएं हो रही है, स्वाभाविक क्रिया हो रही है, उस पर कंट्रोल या रेगुलेशन या नियंत्रण में करने में सामर्थ हो, अर्थात क्रिया कराए प्लस उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए, उसके सामर्थ्य होना चाहिए, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए दोष के पास। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि जो उसके प्रकृति निर्माण में सहायक हो, तो प्रकृति निर्माण में सहायक है। और चौथा पॉइंट कह रहा है स अति स्वातंत्रेण दूषणशीलत्वम दोषत्वम, और स्वतंत्रता पूर्वक दूषित करने की प्रवृत्ति हो, स्वतंत्रता पूर्वक देह को दूषित करने की प्रवृत्ति हो, उसी को दोष कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये अगर श्लोक बताएंगे या ये अगर इसका अर्थ बताएंगे, 4 अर्थ याद रख लीजिए, आपको कभी किस मतलब जो भी दोष पूछेगा सटीक इसका एग्जाम्पल है या एक तरह से परिभाषा है। अब बात आती है कि दोष की संख्या क्या है। दोष की संख्या के बारे में देखते हैं। तो शरीर में या फिर देखते हैं 2 तरह के शरीर की दोषों की संख्या 2 होती है। अगर देखा जाए पहला शारीरिक दोष, तो शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष जो होते हैं वात पित्त कफ बोले गए हैं, वात पित्त कफ शारीरिक दोष 3 होते हैं। अर्थात दोषों की संख्या पूछा जाए तो 2 दोष कितने प्रकार के होते हैं या संख्या की बात करेंगे तो कहते हैं
कि प्रकार दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष 3 प्रकार का होता है, मानसिक दोष 2 प्रकार का होता है। शारीरिक दोष में वात को वात से सिंपली वी से कोरिलेट करते हैं, पित्त को पी से कोरिलेट करते हैं, कफ दोष को या श्लेष्मा दोष को के से कोरिलेट करते हैं। उसी तरह से मानसिक जो दोष है उसमें रज और तम से कोरिलेट करते हैं। तो ये रज और तम को हम लोग मानसिक दोषों की श्रेणी में रखते हैं। इस तरह से हम लोग ने देखा कि दोष का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आगे हम लोग दोष से संबंधित इसका जो पंचमहाभूत से संबंध है, आपस में जो कोरिलेशन है, इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।